जी दोस्तों, तो ये देखें मेरे पास एक HTML का जो है पेज ओपन है जिसमें जो है ना कि हेडिंग 1 और उसके बाद इसका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन टू CSS और उसके बाद माई नेम इज एतजाज और इसके अलावा नीचे पैराग्राफ एक और आ रहा है, यू आर वॉचिंग टैलेंट पिक्स। ठीक है, अब मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं HTML के पेज को स्टाइल करूंगा तो वो मैं CSS के थ्रू करूंगा। ठीक है, तो CSS में बेसिकली हम तीन मेथड यूज करते हैं। नंबर वन, एक हमारे पास मेथड है इनलाइन और दूसरा जो मेथड है वो है इंटरनल स्टाइल शीट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो है एक्सटर्नल। ठीक है, अब इनलाइन क्या होता है? इनलाइन आपके जितने भी टैग्स होंगे जो पेज में जो आपके टैग्स यूज हो रहे होंगे, जिस तरह मेरे पास H1 आ रहा है, P टैग आ रहा है, H2 आ रहा है और P टैग आ रहा है, इसके अंदर जो है ना कि मैं स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। और जो आपका इंटरनल CSS होता है वो आपका ये पूरा होल पेज जो होता है इसको वो हैंडल करता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल जो CSS होता है उसमें क्या होता है कि आप एक CSS की एक सेपरेट फाइल बनाते हो और उसको लिंक करवा देते हो। ठीक है, उस सेपरेट फाइल को HTML के फाइल के साथ, तो देन जो है ना कि आपका वो पेज में स्टाइल आना शुरू हो जाता है। ये तीन मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स में आज आपको डिस्कस जो है ना कि आज मैं कर लेता हूँ। नंबर वन जो है CSS में इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड में क्या होगा कि उसमें आप देखें सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं टैग के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले H1 टैग में मैं स्टाइल का टैग यूज करूंगा, स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो है ना कि मैं कलर दूंगा, कलर। ठीक है, और कलर मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, उसके बाद मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ चेंज, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखें इसकी जो है ना वो चेंज हो गई है। इसकी जो हेडिंग थी, हेडिंग 1 जो उसका फॉन्ट आ रहा था वो रेड में चला गया और इसके अलावा जो बैकग्राउंड था वो किस में, ब्लैक में चला गया। इसी तरह अब मैं अगले अगर पैराग्राफ को चेंज करूँ, ये इंट्रोडक्शन टू CSS, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे टैग को कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो अब आप देखें कि मेरा ये भी चेंज हो गया है। तो आप खुद देखें कि इनलाइन मेथड में आप कितनी, मतलब कि हमें एक तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है लग रहा है, और इसके अलावा अगर एक आपके पास पेज हो HTML का काफ़ी बड़ा जिसमें जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा टैग्स हो, तो उसमें आप टैग्स में करते 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 एक तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा सर्फ होगा और दूसरा आपका ये मसला बनेगा कि आपका पेज में लोड करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें जो है ना कि वो उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी लोड करने की। तो इनलाइन का जो है ना कि ये नुकसान होता है। कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम इनलाइन को यूज़ नहीं करते। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल CSS वो क्या होता है, उसका भी एक कर लेते हैं। उसके लिए जो है मैं इनको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद नॉर्मल हालत में मैं इनको ले आया हूँ। ये देखें अब जो है उस पर क्या होता है, उस पर आप जो हेड के अंदर आप एक टैग लगाते हैं स्टाइल, और टाइप आप इसकी देते हैं टेक्स्ट -CSS, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, टैग को मैं यहाँ से स्टाइल को क्लोज कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं टैगिंग करूंगा, उनको स्टाइल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं H1 को स्टाइल देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर देना चाहता हूं, कलर और रेड। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूं ग्रीन। ठीक है, मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद अब आप देखें कि ये देखें फर्स्ट वाला इसका बैकग्राउंड रेड हो गया और इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और इसका फॉन्ट का जो कलर है वो रेड हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूं एक और P जो टैग है इंट्रोडक्शन टू CSS जो ये वाला है, ठीक है, जो ये वाला है, इसको मैं कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं एक सेपरेट टैग यूज करूंगा P, और उसके बाद
इसके अंदर मैं लिखूंगा कलर, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, और बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अब आप देखें कि अब ये देखें पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया क्योंकि मैंने पी टैग में किया था। इसी तरह H2 टैग है, H2 यहाँ पे लिखूंगा, और इसका मैं कलर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कलर, और इसको मैं दे देता हूँ येलो, और बैकग्राउंड इसका कलर मैं दे देता हूँ ग्रे। ठीक है, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब आप देखें कि ये तीनों का डिफरेंट कलर आना शुरू हो गया। लेकिन ये भी आप देख रहे होंगे कि ये देखें कितना इस पे टाइम लग रहा है, मींस कि इसमें पेज में कितनी लोडिंग आ रही है कि एक ही पेज में आप इतनी ज़्यादा कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पेज आपका लोड होने में काफ़ी टाइम लगाएगा। सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है एक एक्सटर्नल आप फाइल बनाएं, जिसे एक्सटर्नल जो मेथड जिसे हम कहते हैं, एक एक्सटर्नल आप CSS की फाइल बनाएं और उसको लिंक करवा दें इस फाइल के साथ, HTML के साथ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए जो है ना कि मैं एक सेपरेट फाइल बनाता हूं। मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, सेव पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन फाइल डॉट CSS। ठीक है, उसी फोल्डर में मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं CSS की सारी कोडिंग करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं H1 टैग ले लेता हूँ, और H1 के अंदर उसी तरह मैंने करना है कलर और रेड। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, और इसी तरह पी टैग ले लेता हूँ एक, और इसमें भी कलर, और इसको दे देता हूँ येलो, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको रेड। ठीक है, मैंने इस फाइल को सेव किया। अब मैंने इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करवाना है, मींस कि इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फाइल को लिंक करवाते हैं तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं। ठीक है, वो टैग कौन सा, लिंक का टैग है। तो मैं यहाँ पे लिंक यूज करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्लोज किया इसको, और इसके अंदर मैं लिखूंगा relative is equal to, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल शीट, क्योंकि मैं स्टाइल शीट पे ही काम कर रहा हूँ। स्टाइल शीट, और उसके बाद टाइप मैं लिखूंगा इसकी वही जो हम ऑलरेडी लिख रहे थे, टेक्स्ट CSS। और इसके बाद मैंने यहाँ पे देना है href, इसका लिंक देना है कि ये फाइल मेरी किधर है। तो ये फाइल मेरी उसी फोल्डर में पड़ी है जिस फोल्डर में ये फाइल है। इस फाइल का नाम क्या है, main.css। ठीक है, ये फाइल आ गई, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दी। जी दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे ये देखें, मैंने इस फाइल को यहाँ पे कॉमास के साथ क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा। तो अब मैं इसको चेक करूंगा तो ये देखें मेरा यहाँ पे स्टाइल आना शुरू हो गया। ठीक है, एक पे आ गया, दूसरे पे नहीं आ रहा पैराग्राफ। तो मैं स्टाइल शीट पे जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा कि क्या इशू है। ये देखें मैंने यहाँ पे पैडिंग लिख लिया था, मुझे पी टैग यूज करना था, मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा। अब मैं चेक करता हूँ तो आप ये देखें इन पे भी स्टाइल आ गया। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, और ज़्यादातर प्रोग्रामर जितने भी हैं, डेवलपर, डिज़ाइनर, वो यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो बेनिफिट है, नंबर 1 ये है कि आपका जो पेज है उसकी लोड काफ़ी फास्ट होता है, और आपका टाइम की भी काफ़ी बचत होती है, और इसके अलावा ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी।
जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो है मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, दो टेक्स्ट मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे पास ये टेक्स्ट है और एक मेरे पास एक ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये HTML की फाइल है जहाँ पे मैंने ये दो टेक्स्ट लिखे हैं और इन दोनों टेक्स्ट को मैंने आईडीज दी हुई है, ठीक है। एक की मैंने आईडी में नाम रखा टेक्स्ट और दूसरे जो है हेडिंग उसका मैंने नाम रखा टेक्स्ट 2 के नाम से, ठीक है। अब इसमें जो है ना कि मैं शेडोज लेकर आना चाहता हूँ दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आईडीज के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी हम आईडीज रिप्रेजेंट करें CSS में उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हैश यूज करते हैं। तो पहला मेरा टेक्स्ट है, तो मैंने टेक्स्ट लिखा और उसके बाद ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स के बाद तो मैंने टेक्स्ट की आईडी दे दी। अब आईडी देने के बाद मैं इसको फ़ॉन्ट को ठीक कर देता हूं। तो मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे करने के बाद मैं इसको कर लेता हूं बोल्ड, ठीक है, हेडिंग, ताकि और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाए और आपको सही नजर आए। और बोल्ड करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूं, मैंने यहां से इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरा ये जो है ये बोल्ड होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, बोल्ड करने के बाद अब इसके अंदर मैं शेडोज लेकर आना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी डालूंगा। और उसके बाद मैं सबसे पहले पहला जो होता है, जो पहली जो वैल्यू होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी वर्टिकल होती है। और जब मैं तीसरी वैल्यू डालूंगा तो वो आपको टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को ब्लर करता है, ठीक है। और उसके बाद चौथी जो वैल्यू हम लगाते हैं वो टेक्स्ट का कलर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 4 पिक्सल जो है मेरा वो वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल भी मेरा 4 पिक्सल हो, ठीक है। और उसके बाद मेरा टेक्स्ट का जो कलर हो वो मैं कर देता हूं रेड, ठीक है, सेमी कॉलन, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूं तो ये देखिए मेरा ये शेडो यहाँ पे आना शुरू हो गया, ये नीचे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लर करना चाहता हूँ। तो ब्लर करने के लिए हॉरिजॉन्टल के बाद वैल्यूज मैं एक और लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 पिक्सल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये देखिए मेरा ये टेक्स्ट क्या हो गया, ये जो उसका शेडो है टेक्स्ट का वो ब्लर होना शुरू हो गया है। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये जो है ब्लर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अब मल्टीपल टेक्स्ट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है उसके अंदर मल्टीपल जो है शेडोज हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को अगेन कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट 2 है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट 2 आईडी यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, जो ऊपर मैंने लिखा था अपने टाइम बचाने के लिए। सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ तो ये भी देखें ये उसी तरह हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मल्टीपल जो है मेरे इसमें कलर आने चाहिए। तो मल्टीपल कलर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर सबसे पहले यहाँ से मैं सेमी कॉलन को हटाता हूँ। हटाने के बाद इसको मैं कॉमा लगाता हूँ और इस सारी वैल्यू को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं एक और भी शेडो लेके आना चाहता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे नीचे लिख लिया, ठीक है, मैंने ये किया। अब क्या होगा, आखिरी जो है इसको मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ। कलर मैं इसको दे देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ कलर, ठीक है। इसको मैंने कलर ग्रीन दे दिया और ये मैं कर लेता हूँ 3 पिक्सल कर देता हूँ। 3 पिक्सल मेरा वर्टिकल हो, 3 पिक्सल मेरा हॉरिजॉन्टल हो और 5 पिक्सल मेरा हो इसमें मतलब कि ब्लर हो मेरा 5 पिक्सल। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए इस पे डबल टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। मैं टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही नजर आए। तो मैं इसमें जाता हूँ, इसको भी मैं H1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको सही नजर आए। H1 किया, मैंने सेव किया। यहाँ पे सेव करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ तो अब ये देखिए मेरा ये बड़ा हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए शेडो मेरे दोनों कलर आ रहे हैं, ग्रीन भी आ रहा है और साथ में रेड भी आ रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा सही तरह। तो ग्रीन की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ येलो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे येलो लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं चेक करूंगा तो ये देखिए अब मेरा येलो और रेड मिक्स होके ऑरेंज का कलर आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, क्योंकि इंतहाई आसान वीडियो है। दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में आपको जो है बॉक्स के बारे में बताऊंगा CSS में, कि किस तरह जो है आप बॉक्स बना सकते हैं और उसके अंदर किस तरह इमेज अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट सारी वो सब चीज़ें बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प आज की क्लास है। तो
सबसे पहले आप देखें कि मैंने एक HTML की फाइल ली, जो कि मैं वही पहले वाली फाइल ले रहा था इंडेक्स के नाम से। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने एक टेक्स्ट लिखा, सबसे ऊपर हेडिंग H1 में अपना नाम लिखा एतजाज, और इसके अलावा जो टैग पी टैग है, ठीक है, इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये तमाम बड़ा सा एक पैराग्राफ है। और ये दोनों चीजें मैंने जिस चीज में लिखी है वो डिव के अंदर मैंने लिखी है, ठीक है। तो मैंने एक डिव का टैग भी लिखा है, डिव के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है बॉक्स के नाम से, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब ये देखें कि इसकी जो लुक आ रही है वो ये वाली लुक आ रही है इस टाइम, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये तमाम टेक्स्ट एक बॉक्स में आए और उसके अंदर इमेज हो, बैकग्राउंड में भी एक इमेज हो। तो आज वो बनाते हैं। अब देखिएगा कि इसको हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने CSS की वही फाइल जो है ना कि मैं ले रहा हूँ, जो हम जिस फाइल पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं main.css पे, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट करवाया है इस फाइल के साथ, HTML के साथ, ये देखें इस लिंक के थ्रू, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी का जो है ना कि बॉडी के अंदर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, मैं ग्रे दे देता हूँ कलर, ठीक है। मैंने कलर ग्रे दे दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरी बॉडी जो है वो हो गई ग्रे हो गई है, ठीक। तो अब जो है मैं इस पे बॉक्स की जो मैंने क्लास बनाई थी, तो अब मैं वही बॉक्स कॉल करवा रहा हूँ। तो याद रखिएगा CSS में जब भी हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो वो डॉट के साथ डिक्लेयर करते हैं, अगर आईडी होगी तो उसको हम हैश के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखें डिव के अंदर एक क्लास ली थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने डिव के अंदर एक क्लास ली थी बॉक्स के नाम से। तो इसको मैं कॉल करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और उसके बाद बॉक्स और करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर सबसे पहले मैं बॉक्स की विड्थ देना चाहता हूँ कि उसकी कितनी विड्थ हो, तो विड्थ मैं उसकी दे देता हूँ 900 पिक्सल, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें टेक्स्ट की जो है 900 पिक्सल मैंने जैसे की है, तो ये देखें ये चेंज हो गया, पहले ये आगे जा रहा था। उसके बाद हाइट मैं दे देता हूँ 600 पिक्सल। तो ये देखें इसकी हाइट भी यहाँ पे आ गई। देन मैं फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ, ग्रे के साथ वाइट कलर अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे कलर और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाइट। मैं भी कोड के साथ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नाम के साथ लिख रहा हूँ कलर, ठीक है। तो ये देखें ये मेरे जो है ना कि फ़ॉन्ट भी वाइट हो गया। अब जो है उसके बाद मैं बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर का टैग लगा देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल। मेरा जो है वो बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। और सॉलिड होने के बाद इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैं ब्लैक का कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने सेव किया, तो ये देखिए मेरे बॉर्डर भी यहाँ पे बन गया है। ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसको मैं 700 पिक्सल कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा आ रहा है ये जी। ये 700 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई, और इसकी जो हाइट है वो मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये इसकी हाइट होगी। अब बॉक्स जो है ना सही लग रहा है। अच्छा, बॉक्स तो बन गया, बॉर्डर भी मैंने इसको दे दिया। अब मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं दरमियान में लेकर आना चाहता हूँ। तो दरमियान में लेकर आने के लिए मैं मार्जिन यूज़ करूँगा, मार्जिन। और मार्जिन में यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स एक्सेस पे मेरा जो आना चाहिए वो 100 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वाई एक्सेस मेरा ऑटो, जो उसकी ऑटोमेटिक वो मतलब कि ऑटो वो ले ले। और उसके बाद एक्स एक्सेस फिर मेरा होना चाहिए 0 पिक्सल सेकंड उस पर, और वाई एक्सेस मेरा होना चाहिए ऑटो, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ।
तो ये देखिए मेरा जो है ये दरमियान में आ गया बॉक्स, ठीक है। अब जो है मैं इस पे इमेज अपलोड करना चाहता हूँ। तो इमेज का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह हम इमेज लगाते हैं। बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद यूआरएल, और यूआरएल के बाद मैंने यहाँ पे इमेज का टैग देना है। तो आपको ऑलरेडी पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मेरे इमेजेस कहाँ पे पड़े हैं। इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं दे देता हूँ A3 इमेज, ठीक है। डॉट उसकी थी, फाइल कौन सी थी, JPG की फाइल थी, ठीक है। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये देखें मेरा यहाँ पे इमेज यहाँ पे लग गया है, ठीक है। मैं इमेज को और लगा देता हूँ, ये इमेज अच्छा नहीं लग रहा। मैं A2 जो एक और इमेज है वो चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद जी ये इमेज ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने यहाँ पे ये इमेज लगा दिया। अच्छा, इमेज लगाने के बाद अब जो है, अच्छा अगर उस पर रिपीट हो रहा था, जैसे पिछले इमेज आप देखें कि यहाँ पे ये इमेज रिपीट हो रहा है क्योंकि इसकी लेंथ कम है, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कवर का, ठीक है। आप अगर यहाँ पे बैकग्राउंड साइज लिखेंगे और उसको आप कवर कर देंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो ये देखें मेरा इमेज जो है इस पे फिक्स हो गया है। अच्छा, अब जो है मैं इस पे इमेज में जो है ना कि फिक्स करने के बाद अब जो है मैं इस पे जो रिपीट अगर इमेज होगा तो मैं रिपीटिशंस भी इसकी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स तो बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि राइटिंग को भी मैं ठीक करूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग को देख लेता हूँ जहाँ पे ये एतजाज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, ये नंबर 1 हेडिंग ले लेता हूँ और उसके बाद पैराग्राफ भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं ले रहा हूँ। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मार्जिन, क्योंकि इसको भी मैंने ठीक करना है। ये बिल्कुल साइड पे है, अच्छा नहीं लग रहा। और 25 पिक्सल कर देता हूँ इसको। मार्जिन 25 पिक्सल एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना, 30 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद फ्लॉट, मैं कर देता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो किस साइड से शुरू हो, तो वो मैं लेफ्ट का कर देता हूँ कि वो लेफ्ट से शुरू हो। और उसके बाद मैं इसकी अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ इसको, कोई भी फ़ॉन्ट, एरियल भी आप दे सकते हैं। तो मैं अपने जो मेरा पसंदीदा है तो मैं वो दे देता हूँ, ताहोमा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब आप देखें कि तो ये देखें टेक्स्ट जो है ये दरमियान में आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये है मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। जी दोस्तों, तो मैंने वही दोबारा 2 फाइलें ली हैं, ठीक है। एक CSS की फाइल ली और उसके अलावा एक HTML की फाइल ली, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जिस पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों फाइल्स में मैंने यहाँ पे एक डिव ली और डिव के अंदर जस्ट मैंने लिखी क्लास बॉक्स के नाम से, ठीक है, क्योंकि मैं एक बॉक्स बना के आपको समझाना चाहता हूँ। और इसके अलावा फिर यहाँ पे मैंने बॉक्स डिक्लेयर किया, बॉक्स की मैंने विड्थ दी, ठीक है। और उसके बाद इसकी हाइट भी मैंने दी और कलर इसको मैंने वाइट किया और मार्जिन भी दी और पैडिंग भी दे दी, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर इसको दे देता हूँ येलो, ठीक है, ताकि जो है नज़र भी आना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने वाइट कर दिया। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ तो मेरे पास ये देखें, मेरे पास ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे आएगी। तो अब मैं जो है मैं बनाना चाहता हूँ बॉर्डर की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ बॉर्डर की। जो है बॉर्डर की कौन कौन सी आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बॉर्डर के स्टाइल देखेंगे, बॉर्डर की विथ और मीन्स की बॉर्डर की लेंथ होगी, विड्थ हो गई, वो सब चीज़ें देखेंगे। और साथ में बॉर्डर के कलर देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बॉर्डर की जो मार्जिन होती है, अलाइनमेंट्स होती हैं, वो सारी आज हमने वो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये कुछ जो है ना
CSS में बॉक्स बनाने की प्रॉपर्टीज ली है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि उसकी मैंने विड्थ इतनी ली, हाइट मैंने इतनी ली, कलर मैंने उसके वाइट किया, मार्जिन इतना मैंने रखा और ऑटो रखा, और पैडिंग मैंने इतनी 20 पिक्सल, और मैंने बैकग्राउंड कलर जो रखा है वो वाइट रखा है, ठीक है। और उसके बाद HTML की जो फाइल है वो मेरे पास जस्ट मैंने एक डिव ली और डिव के अंदर मैंने क्लास बॉक्स की लिखी, और इस CSS फाइल को HTML के साथ लिंक करवाने के लिए मैंने ये वाला एक लिंक लिखा, ठीक है, एक जिसके अंदर जो है कि ये फाइल मेरी दोनों फाइलें आपस में लिंक कर रही हैं, ये देखें main.css। अच्छा, अब जो है मैं एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बॉर्डर मैं स्टाइल दूंगा, बॉर्डर स्टाइल, और स्टाइल मैं दे देता हूँ बॉर्डर को सबसे पहले सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद फिर बॉर्डर, उसके बाद फिर मैं बॉर्डर को कलर भी दे देता हूँ, और कलर मैं दे देता हूँ उसको ब्लैक, ठीक है। मैंने सेव की, यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं यहाँ से चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, और बिल्कुल सॉलिड आ रही है लाइंस चारों तरफ से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डॉटेड में लेकर आऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसका स्टाइल मैं डॉटेड में चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर डॉटेड लिखूँ, मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद अब आप देखें तो मेरा ये बॉर्डर डॉटेड में आ गया, ठीक है। इसी तरह इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने डबल किया, सेव किया, डबल करने के बाद अब आप देखें कि मेरा जो बॉर्डर है वो डबल हो गया, मीन्स कि इसकी लाइनें डबल आ रही है। इसी तरह इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर मैं इसको जो है डैश कर देता हूँ, जो ये मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, डैश मैंने किया तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ये देखे डैश आना शुरू हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको रिच कर दूं, ठीक है, तो फिर आप देखें कि रिच में जो है एक इसका जो लाइन है वो ज़्यादा डार्क आ रही है, मीन्स इसमें ग्रेडियंट आ रहा है। इसी तरह और इसके स्टाइल में और भी है, ग्रूव कर दूं, अगर करूं मैं ग्रूव करूं, तो ग्रूव में क्या होगा, ये देखें कि ये बिल्कुल लाइन जो है ना ऊपर, मीन्स कि अब लाइट्स जो है वो नीचे से पड़ रही है ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर डार्क है, नीचे क्या हो रहा है, लाइट हो रही है। इस तरह आउट सेट एक आ जाती है हमारे पास, अगर मैं आउट सेट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो अब आप देखें कि मेरे पास जो है ये नीचे से डार्क आ रहा है और ऊपर से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। कलर्स भी इस तरह आप चेंज कर सकते हो, मैंने ब्लैक रखा, आप कोई और भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर को आप साइज भी दे सकते हैं, अगर आपने साइज देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर, और उसके बाद मैं देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल दूंगा तो ये क्या होगा कि इसको साइज इसका 20 पिक्सल हो जाएगा, ये देखें बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर को मैं और भी दे सकता हूं, अगर मैं चाहता हूं इसकी विड्थ जो है ना उसको मैं ठीक करना चाहूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थिन सबसे पहले, ठीक है। मैंने थिन थिन लिखा यहाँ पे, और इसको सेमी कॉलन मैंने यहाँ पे यू लगा दिए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये बिल्कुल बारीक सा हो गया है, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको मीडियम भी कर सकता हूँ, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद ये देखिए अब ये मीडियम हो गया। मीडियम के बाद मैं इसको थिक भी कर सकता हूँ, थिक जब करूँगा तो अब आप ये देखें थिक भी हो गया। और मैं पिक्सल भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिख लूँ 30 पिक्सल लिख लेता हूँ, 30 पिक्सल, सेव किया, तो अब आप देखें कि ये मेरा पिक्सल में भी चला गया है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बॉर्डर विड्थ के बारे में बता दिया, बॉर्डर स्टाइल का भी बता दिया, बॉर्डर कलर का भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो बॉर्डर की अलाइनमेंट्स भी हो जाती है। अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉटम, अब मैं इसका आगे स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये जो जो इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, बॉर्डर बॉटम में कलर चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर बॉटम में स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर बॉटम में बॉर्डर बॉटम में विड्थ भी इसकी चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर को कोलैप्स भी कर सकता हूँ, बॉर्डर का लेफ्ट भी इसको कर सकता हूँ, बॉर्डर को मीन्स के राइट भी कर सकता हूँ,
ठीक है, ये जितनी प्रॉपर्टीज है ये आप देख रहे हैं, ये सारे स्पेसिंग भी बॉर्डर की मैं खत्म कर सकता हूँ, उसको टॉप पे भी लेके आ सकता हूँ। इनमें से कोई एक मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर को बॉर्डर टॉप कर लेता हूँ और टॉप में मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं चेक करूंगा तो ये देखिए मेरा टॉप से जो बॉर्डर है वो रेड होना शुरू हो गया। अगर मैं बॉटम से करूंगा तो ये बॉटम से होना शुरू हो जाएगा, अगर लेफ्ट से करूंगा लेफ्ट से हो जाएगा, अगर राइट से करूं तो राइट से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर मैं मतलब कि इमेजेस भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, बॉर्डर के अंदर बॉर्डर बॉटम बॉर्डर स्टाइल पे आ गए और स्टाइल के बाद अब यहाँ से मैं इसका बॉटम का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। बॉटम के स्टाइल पे मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे डैश्ड, मैं डैश यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कि ये मेरा बॉटम में चला गया बॉर्डर। ठीक है, स्टाइल इसका टोटली चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको अगर करूँ यहाँ पे डॉटेड, तो ये देखिए मेरा बॉटम से जो है ये डॉटेड में आना शुरू हो गया बॉर्डर। ठीक है, इसी तरह मैं बॉर्डर को लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ, राइट साइड से भी कर सकता हूँ। ठीक है, टॉप राइट लेफ्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये आप चेक करें आपको पता चलेगा। ये देखें कि बॉर्डर बॉटम भी आ रहा है, बॉर्डर बॉटम कलर आ रहे हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी विड्थ आ रही है, कोलैप्स आ रहा है। ठीक है, कलर आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट आ रहे हैं। लेफ्ट साइड से अगर मैं कलर देना चाहता हूँ येलो, तो आप ये चेक करें, मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद तो ये देखें ये यहाँ पे येलो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे जो है ना कि इस बात के लिए कहा है कि सर हमें मार्जिन की नहीं समझ आ रही, पैडिंग का नहीं पता, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, और इसके अलावा बॉर्डर क्या होता है, जो आप बार बार ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सर हमें इसके बारे में बताया, हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और देन जो है ना कि आप फर्दर लेक्चर स्टार्ट करें। तो आज मेरा टोटली इसी से रिलेटेड टॉपिक है और ये वाकई इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ मुझे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं इसके लिए मैं इंतहाई माजर चाहता हूँ। तो मैं खैर अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखें कि पैडिंग मार्जिन ये सब चीज़ें बेसिकली आपके पास इस पूरी प्रॉपर्टीज, इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और ये प्रॉपर्टीज इसको कहते हैं बेसिकली बॉर्डर बॉक्स कहते हैं। अब बॉर्डर बॉक्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है कंटेंट होती है, और उसके बाद फिर आपकी पैडिंग शुरू होती है, पैडिंग के बाद फिर आपके पास बॉर्डर होता है, और बॉर्डर के बाद देन आपके पास मार्जिन होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इस CSS में पूरे वेब पेज को हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी के अंदर कंटेंट्स को भी हैंडल कर रहे होते हैं, उसी के अंदर उनकी पैडिंग भी कर रहे होते हैं, उसी के अंदर बॉर्डर भी ठीक कर रहे होते हैं, और उसी के अंदर मार्जिन भी कर रहे होते हैं। ये हमारा कंटेंट होता है। ठीक है, और कंटेंट के बाद फिर हमारा जो शुरू होता है, हमारा कंटेंट के बाद शुरू होता है पैडिंग हमारी आती है। कंटेंट के बाद जो जो चीज़ें होंगी वो हमारी पैडिंग शुरू होती है पेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी पैडिंग होती है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो है पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली बॉर्डर होता है। ठीक है, और बॉर्डर के बाद फिर मार्जिन होती है, तो ये पेज की मार्जिन होती है। ठीक है, ये मार्जिन होती है। तो बेसिकली आपके पेज की अलाइनमेंट ऐसे हो रही होती है। ठीक है, CSS में मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। नंबर 1 हमारे पास जो है ये आपके पास जो है, मैं वाइट में कर रहा हूँ ताकि नजर आए, ये आपके पास कंटेंट सेक्शन है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास जो सेक्शन है ये आपके पास पैडिंग है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास है बॉर्डर। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास जो सेक्शन है ये है मार्जिन। तो बेसिकली CSS के पेजेस की जो हम अलाइनमेंट करते हैं वो बेसिकली इस तरह जो है हम इसकी अलाइनमेंट्स कर रहे होते हैं। तो कंटेंट जहाँ पे मुझे कंटेंट को ठीक करना हो तो वहाँ पे मैं कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे मुझे पैडिंग ठीक करनी हो तो वहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ और उसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ, और जहाँ पे बॉर्डर को ठीक करना हो पेज का तो वहाँ पे मैं बॉर्डर को ठीक कर देता हूँ। इसी तरह अगर मार्जिन करना हो तो मैं मार्जिन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं, और इस तरह हम CSS के पेज पे काम कर रहे होते हैं, और इस पूरे मीन्स की इस पूरी सीक्वेंस को हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है ना कि फर्दर अगली चीज़ें पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनमें जो है मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँ, जिस तरह इससे पिछले ट्यूटोरियल मैंने आपको नेविगेशन बार के बारे में बताया था। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको इसी तरह कोई एक नई से नई चीज़ बताऊँगा। और HTML जो मैंने सीरीज बनाई थी, HTML जहाँ तक मैंने मतलब कंप्लीट किया, ठीक है, तो उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो आप W3 स्कूल से भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो जो उसकी जो चीज़ें रह गई है वो मैं इन्हीं CSS की ट्यूटोरियल्स में ही वो चीज़ें कवर करवाता जाऊंगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पे रेड किया हुआ है इमेज की जगह, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ना कि ये कलर एक दफ़ा बता देता हूँ कि आप कलर कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड जहाँ पे कलर आ रहा है, आप मैंने वहाँ पे रेड लिख लिया, ठीक है। मैं कोड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी कोड दे सकता हूँ कलर का, और इसके अलावा डायरेक्ट कलर भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है आप पे। अगर मैं इमेज लिखूंगा तो वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज का एक टैग लगाया था और उसके अंदर मैंने जो है ना कि एक URL के अंदर पाथ दिया था इमेज का, तो मेरा यहाँ पे इमेज आ गया था, ठीक है। तो बेसिकली आज गैस जो हमने चीज़ें पढ़नी है, आज हमने जो कवर चीज़ें करनी है वो हमने करना है बैकग्राउंड क्लिप के बारे में कवर करना है, ठीक है, कि बैकग्राउंड क्लिप होता क्या है और उसका क्या क्या फ़ायदा। देखें बैकग्राउंड क्लिप जो है उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। एक आ जाती है पैडिंग बॉक्स आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपके पास कंटेंट बॉक्स आ जाता है, और थर्ड आपके पास जो आ जाता है बॉर्डर बॉक्स आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए आपके पास एक ये बॉर्डर है पूरा, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, और उसके अंदर ये देखिए यहाँ से जो है रेड कलर शुरू हो रहा है, ठीक है। एक तो आपका ये है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, तो देन जो है ना कि वो बॉर्डर से शुरू होगा। तो आपका ये बॉर्डर है, ठीक है, और बॉर्डर जहां पे खत्म हो रहा है मींस के इंटरनल जहां पे बॉर्डर का आखिरी जो सिरा है, ठीक है, वहां से पैडिंग शुरू हो रही है। तो जहां से ये रेड शुरू हो रहा है तो ये आपकी पैडिंग है, ठीक है। अगर आप पैडिंग बॉक्स यूज करेंगे तो फिर यहाँ से आपका जो है वो यूज होगी प्रॉपर्टी, और अगर आपने बॉर्डर बॉक्स यूज करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे यूज होगा। कंटेंट जो बॉक्स होगा अगर आपने वो यूज करना होगा तो फिर वो आपके कंटेंट से शुरू होगा जहां पे ये मेरे टैक्सेस लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरा बॉर्डर जो है ये ब्लैक आ रहा है, मैं इसको जो है ना कि डॉटेड में करता हूँ। तो ये डॉटेड में तब होगा जब मैं यहाँ पे डॉटेड लिखूंगा सॉलिड की जगह। अभी मेरा जो बॉर्डर है वो सॉलिड है, तो मैं इसको डॉटेड यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ये डॉटेड में आ रहा है, ठीक है। मैं इस तरह आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे डॉटेड में आ रहा है। अब जो है मैं इस पे यूज करूंगा। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, क्लिप, और इसमें सबसे पहले मैं कंटेंट बॉक्स आपको बता देता हूँ, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट बॉक्स। और अब ये देखें कि जहां से मेरे कंटेंट शुरू हो रहे हैं तो वहां से जो है ये आपका बॉक्स आएगा। सॉरी मैंने सेव नहीं किया। जी, गलती मेरे से ये हो गई थी, कंटेंट मैंने टी जो है 2 दफा प्रेस कर दिया था। कंटेंट स्लैश बॉक्स मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि मेरा जो ये बॉक्स है ये रेड कलर वाला ये कंटेंट से शुरू होगा, ठीक है। आप देखें, ये देखिए मेरा जहां पे ये कंटेंट शुरू हो रहा है वहीं से जो है ये बॉक्स भी शुरू हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है पैडिंग बॉक्स। मैं पैडिंग बॉक्स यूज करता हूँ। पैडिंग बॉक्स मैंने यूज किया। तो अब जो है मेरा ये कंटेंट, ये देखें जहां पे ये बॉर्डर, जहां पे ये शुरू हो रहा है बॉर्डर, ठीक है, इंटरनली, तो वहां से जो है ये हमारा बॉक्स ये वाला शुरू हो रहा है, ठीक। बॉर्डर बॉक्स यूज करूंगा तो ये बॉर्डर जहां पे शुरू हो रहा है आउटसाइडर से, तो वहां से जो है ना कि ये होगा। आप देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉर्डर बॉक्स। तो आप ये देखें कि मेरा, ये देखिए मेरा बॉर्डर से जो है ये स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना कि ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैकग्राउंड ओरिजिन से रिलेटेड है। जैसा कि बैकग्राउंड ओरिजिन पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ओरिजिन काम करता है इमेजेस पे, ठीक है। तो हमने जो है ना कि बैकग्राउंड पे यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी है, और इसके अलावा ये जो हम टेक्स्ट बॉक्स लेके जा रहे हैं और इस पे एक हम इमेज अपलोड करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बैकग्राउंड क्लिप्स के बारे में बताया था, उसकी तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी बैकग्राउंड क्लिप्स से रिलेटेड। नंबर वन कौन सी प्रॉपर्टी एक थी, एक हमारे पास था बॉर्डर बॉक्स था, दूसरा था पैडिंग बॉक्स, और थर्ड हमारे पास क्या था, कंटेंट बॉक्स। बैकग्राउंड ओरिजिन्स की भी वही तीन प्रॉपर्टी सेम ही है। इसमें भी हमारा नंबर वन आएगा बॉर्डर बॉक्स आएगा, और उसके अलावा जो है ना कि पैडिंग बॉक्स, और देन जो है कंटेंट बॉक्स। बैकग्राउंड का सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पे इमेज लगा देता हूँ। तो मैं दोबारा CSS की फाइल में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज देने के बाद मैं यहाँ पे अब इसका URL दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसका URL लिखूंगा। तो आप सबको पता है कि मेरे जितने भी इमेजेस हैं वो इमेजेस फोल्डर के अंदर, और मैं इमेज ले रहा हूँ A1 का इमेज ले रहा हूँ .jpg, ठीक है, जो कि मेरी इसकी एक्सटेंशन थी। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड पे इमेज अपलोड हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो रेपिटेशंस को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है, पिछले लेक्चर में। मैं अगेन बता देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पे रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं, साइज भी। तो मैं यहाँ पे रिपीट यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड रिपीट। और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ नो रिपीट, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं देखूंगा तो ये देखिए मेरी बैकग्राउंड रिपीट ख़त्म होगी, लेकिन इसका साइज़ छोटा है। तो मैं साइज़ इस पूरी स्क्रीन तक लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बैकग्राउंड साइज़ यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड साइज़। और साइज़ मैं दे देता हूँ कवर। कवर जब मैं लिखूंगा तो ये पूरे पेज पे कवर हो जाएगी, ठीक है। सेव मैंने किया। सेव करने के बाद अब मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देखें मेरा जो है वो फुल कवर हो गया। अब मैं जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर भी एक और पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर की जगह, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये देखें, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे जो है मैं इसका URL दूंगा, पाथ दूंगा। तो मेरा इमेजेस के फोल्डर के अंदर A2 इमेज मैं ले रहा हूँ, ठीक है, .jpg, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन है। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देखें मेरा यहाँ पे इमेज अपलोड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना कि मैं आपको तीन प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं इसमें अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखें कि आपके पास सबसे पहले जो बॉर्डर बॉक्स होता है, ये देखें आपका ये बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे बॉर्डर हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारा पैडिंग बॉक्स शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पैडिंग बॉक्स है। ये जितना भी बॉर्डर का इंटरनल जितना भी हिस्सा है ये सारा पैडिंग बॉक्स में आ रहा है। उसके बाद कंटेंट बॉक्स कौन सा है? कंटेंट बॉक्स आपका ये वाला है जहाँ पे हमने कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये हमारा कंटेंट बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इमेज को जो है ना कि इन्हीं तीनों जगह पे मूव करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? बैकग्राउंड ओरिजिन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ बैकग्राउंड ओरिजिन। और उसके बाद मैंने जो है ना कि मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कंटेंट बॉक्स। मैंने ये लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा इमेज, तो ये देखें मेरा जो इमेज है ये कंटेंट बॉक्स से शुरू हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब इसी तरह जो है मैं, अच्छा सॉरी, मैं आपकी जो है ना कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इमेज जो है बॉर्डर तक भी आ रहा है। वो उसकी वजह ये थी कि इमेज बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसकी रेपिटेशन ख़त्म कर देता हूँ, देन आपको समझ सही आ जाएगी। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, और इसमें लिख लेता हूँ नो रिपीट।
नो रिपीट लिखा। अब मैं आप चेक करें तो आपको ये देखें, हम जो हमारा इमेज था वो कंटेंट से ही शुरू हो रहा है। इसी तरह एक और इसकी प्रॉपर्टी है, वो है आपकी पैडिंग बॉक्स। तो मैं यहाँ पे पैडिंग बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। पैडिंग बॉक्स मैंने जैसे यूज़ किया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब आप देखें कि ये पैडिंग से शुरू हो रहा है इमेज। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉक्स। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा। बॉर्डर बॉक्स मैंने लिखा है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब आप देखें तो ये बॉर्डर से शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और नीचे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। में जो जो चीज़ें हमने आज कवर करनी है उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप CSS के ज़रिए इमेज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मींस कि आप इमेज को किस तरह, मतलब कि उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इमेज की पोजीशन आप किस तरह सेट कर सकते हैं। इमेज अगर रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशंस आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं इमेज की, ठीक है। और इसके अलावा इमेज को जो है ना कि आप मूव कैसे कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस की जानिब या वाई एक्सिस की जानिब, ठीक है वो। और इसके अलावा जो है दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इमेजेस जो है उसको CSS के थ्रू किस तरह अपने वेब पेज पे लगाया जाता है। और अगर मल्टीपल इमेजेस आ जाएं तो वो कैसे लगाए जाते हैं, और उनका साइज़ की अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं। तो आज टोटली जो हमारा टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं उसी फोल्डर में आ रहा हूँ। ये देखिए मेरा ये HTML का फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप में पड़ा है यहाँ पे। और इसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के अंदर मैं ये 3 इमेजेस ले लूँगा, A1 और A2, ये 3 इमेजेस लूँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी फाइल है, ठीक है, HTML की, जिसमें जो है ना कि बॉडी में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, और जस्ट इसमें मैंने एक CSS की जो ये वाली फाइल है main.css, इसको मैंने इस फाइल में लिंक करवाया हुआ है, ठीक है। आपस में दोनों की कनेक्टिविटी इसके थ्रू हो रही है, ठीक है, इस फाइल की। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैंने इस बॉडी के अंदर, यानी वेब पेज के जो बॉडी है, ठीक है, मैंने उसके अंदर एक इमेज अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे CSS की जो फाइल है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें main.css, इसके अंदर मैं लिखूँगा बॉडी का टैग लगाऊंगा, और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने इमेजेस देने हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज देने के बाद मैंने URL लिखना है, क्योंकि मैं इमेज का पाथ यहाँ पे दूंगा, इसलिए मैंने URL लिखा है। और यहाँ पे मैं इमेज का पाथ दूंगा। तो मेरे पाथ कौन सा है, ये देखें इमेजेस के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे पास ये 3 इमेजेस पड़े हैं। तो इमेजेस यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद हाइफन लगाने के बाद, सॉरी स्लैश लगाने के बाद देन मैं यहाँ पे लिखूंगा A इमेज की एक्सटेंशन। यहाँ पे मैं देखूंगा, ये देखें इमेज की एक्सटेंशन यहाँ पे आएगी इसकी। यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो ये देखें यहाँ पे JPG यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, JPG लिखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरे पास इमेज यहाँ पे अपलोड हो गया है। लेकिन इमेज अपलोड हो गया, आप देखें ये इमेज बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आप रेपिटेशंस को भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आप जाएंगे और यहाँ पे फिर अगेन बैकग्राउंड और रिपीट ये लिखेंगे। और उसके बाद आपने लिखना है नो, और सॉरी नो रिपीट, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो रिपीट होना ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर एक और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल इमेजेस आप की वेबसाइट पे अपलोड है और उसकी आप रेपुटेशंस ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं इसी इमेज को ले रहा हूँ URL को, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा न्यू लाइन के लिए, और फिर मैं दोबारा
ये पाथ जो कॉपी मैंने किया था पेस्ट करूंगा, उसके बाद अगेन कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद इंटर करूंगा और देन जो है ना कि मैं पाथ को जो कॉपी किया था वो पेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे इमेज दूंगा, नंबर 1 इमेज ए, नंबर दूसरा इमेज मैं दूंगा A1, जो ये वाला इमेज है मैं दिखा देता हूँ ये वाला, और तीसरा मैं इमेज ले रहा हूँ A2। ठीक है, ये 3 इमेजेस मैंने ले लिए। ठीक है, अब मैं ये देखें, मैं आपको वही बता रहा था कि ये देखें ये एक इमेज पे आ रही है नो रिपीट, मींस कि ये इस इमेज पे आ रही है। अब ये दो भी इमेजेस हैं तो इनको मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद अगेन फिर नो रिपीट मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा और अगले इमेज के लिए फिर मैं नो रिपीट लिखूंगा। ठीक है, मैंने 3 इमेजेस के लिए भी लिख लिया और उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें अब इनकी रेपुटेशंस खत्म हो गई है। लेकिन इमेज के कुछ ऐसे इमेज थे जिनके साइज बड़े थे और किसी के साइज छोटे थे, तो ये फर्स्ट इमेज है, इसके पीछे एक और इमेज है जिसका साइज बराबर है इसी के, और उसके नीचे एक और इमेज है ये सामने वाली जो कि उसका साइज ज्यादा है। वो देखें ये इसके कॉर्नर जो है वो बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, अब इस साइज को कंट्रोल करने के लिए आप जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं CSS में वो है बैकग्राउंड साइज के नाम से। ठीक है, बैकग्राउंड साइज, और उसके बाद आप यहाँ पे अब साइज देंगे, साइज मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, कॉमा, और सबको मैं इक्वल साइज दे देता हूँ 400 पिक्सल कॉमा और 400 पिक्सल। ठीक है, मैंने तीनों को साइज बराबर दे दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब ये इसी इमेज के अंदर दो और भी इमेज है जो कि इसकी बैक साइड पे है। ठीक है, तो तीनों का साइज बराबर हो गया है। अब मैं इनकी पोजीशन ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक इमेज यहाँ पे है और दूसरा इमेज मेरा फिर यहाँ पे है, मींस कि एक्स एक्सेस की जानिब आए और जो है ना कि वाई एक्सेस की जानिब ना आए। तो मैं दोबारा जाऊँगा नोटपैड पे, पोजीशन ठीक करने के लिए मैं बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ करूँगा, और पोजीशन यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं पोजीशन दूंगा। नंबर 1 मेरा एक्स एक्सेस 0 होना चाहिए तो एक्स एक्सेस मैं 0 यहाँ पे करूँगा। ठीक है, और वाई एक्सेस भी 0 होना चाहिए तो मैं वाई एक्सेस को भी यहाँ पे 0 कर दूंगा। ठीक है, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर जो है मेरा एक्स एक्सेस पे 400 पिक्सल आना चाहिए और वाई एक्सेस फिर 0 मेरा आना चाहिए होना चाहिए, कॉमा, और उसके बाद एक्स एक्सेस मेरा 800 पिक्सल होना चाहिए और वाई एक्सेस मेरा क्या होना चाहिए 0। ठीक है, मैंने इसकी पोजीशन को भी ठीक कर दिया और अब मैं चेक करना चाहता हूँ। तो अब ये आप ये देखें कि ये मेरे 3 इमेज जो है वो अपने प्रॉपर साइज में जो है एक्स एक्सेस की जानिब मूव करना शुरू हो गई हैं। मैं इनकी पोजीशन वैसे चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि एक इमेज की जो पोजीशन है उसको मैं वाई एक्सेस मीन्स कि मैं वाई एक्सेस की जानिब भी बढ़ा सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक्स एक्सेस को 0 कर दूंगा, 0, और वाई एक्सेस की जो है उसमें मैं वैल्यू इस चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने वैल्यू चेंज कर दी और अब आप देखें कि ये वाई एक्सेस की जानिब मूव होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और भी मेथड ये है कि आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जानिब एक और भी मेथड से आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये 2 इमेजेस रिमूव कर रहा हूँ। मैंने ये 2 इमेजेस रिमूव की और उसके बाद दोबारा फिर एक ही इमेज पे आ गया हूँ और इन दोनों को भी मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा सबसे पहले रिपीट एक्स एक्सेस। ठीक है, मैं जैसे ही करूंगा तो अब ये देखें मेरा जो इमेज है वो एक्स एक्सेस की जानिब मूव कर रहा है, ये देखें। ठीक है, इसी तरह मैं इसको वाई एक्सेस की तरफ भी कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा। वाई लिखने के बाद अब आप देखें कि ये वाई की जानिब मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। नो रिपीट करेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ रिपीट, रिपीट लिखूंगा तो ये पूरे पेज पे जो है रिपीट होगा। ठीक है, इक्वली ये देखें पूरे पेज पे रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस पे जो है और भी लिख सकता हूँ, नो रिपीट का मैंने आपको बताया था। ठीक है, नो रिपीट लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये रिपीट
नहीं होगा। ठीक है। और अब इसका ये तो इसी तरह बैकग्राउंड जो है साइज में भी देख लेते हैं कुछ चीजें। बैकग्राउंड साइज में अगर मैं ऑटो कर देता हूँ, ऑटो जैसे ही मैं करूँगा सेव करूँगा तो मेरा जो इमेज है वो ऑटो इसका जो है साइज वो आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैं इसमें और भी कर सकता हूँ, ऑटो के अलावा कवर भी कर सकता हूँ। अगर मैं कवर करूँ तो मेरा इमेज पूरे उस पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो मैं इसी तरह और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगा हो, जो कि आपके सामने आ रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, आज मैं आपको पोजीशन के बारे में बताऊंगा कि आप अपने बैकग्राउंड के इमेजेस को किस तरह, उनकी पोजीशंस को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट काम करते हैं। ये देखें कि सबसे पहले जो है ना कि अभी फिलहाल मैं इस कोड को नहीं छेड़ रहा जो कि पहले वो बना हुआ है कोड। ठीक है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल इमेज जो है यहाँ पे लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड पे। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा कॉमा लगाने के बाद मैं वही मेथड अप्लाई करूँगा जो कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ठीक है, और उसके बाद एक और भी मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे अब इमेजेस के नाम भी लिख लेता हूँ कि मेरे 3 इमेजेस होने चाहिए, A1 A2 A3। ठीक है, ये A1 A2 A3 ये इमेजेस के नाम है। ये देखिए, नंबर 1 एक इमेज ये वाला है, एक ये वाला है, और उसके बाद एक ये वाला है। ये मैंने 3 नेम्स जो हैं वो यहाँ पे लगाई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास अभी नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि मेरा जो A1 इमेज है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेपिटेशंस ख़त्म करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, और इस पे मैं लिख लेता हूँ नो रिपीट। ठीक है, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं चेक करता हूं तो आप ये देखें कि मेरा इमेज जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, और इसी इमेज के पीछे बकाया जो 2 इमेज और हैं वो भी यहीं पे आ रहे हैं। ये देखिए, एक जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है तो वो पीछे आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि बैकग्राउंड पे जो है ना कि मेरे इमेज यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो इमेजेस जो है ना कि एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको मैंने मूव करवाना है, इनको पोजीशन मैंने ठीक करनी है इनकी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका साइज में ठीक कर देता हूँ। देन जो है ना कि मैं इनकी पोजीशन में ठीक करूँगा। साइज मैं रखता हूँ कि मेरा जो पहला इमेज होना चाहिए वो 33.3% होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो वाई एक्सेस होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इमेजेस जितनी भी हैं उनके एक्स एक्सेस वो 33% होने चाहिए और वाई एक्सेस 100% होने चाहिए। क्योंकि मैंने एक जो है वेब पेज में उस पर मैंने 3 इमेजेस लगाने हैं, तो उनकी सेगमेंटेशन करने के लिए 100 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो मेरा 33.3% आता है। ठीक है, तो मैंने ये किया। उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरा एक इमेज यहाँ पे आ गया। अब इसके पीछे जितने और इमेजेस हैं मैं चाहता हूँ वो भी यहाँ पे आने चाहिए। तो इसकी पोजीशन मैं ठीक करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, और पोजीशन दे दूंगा सबसे पहले एक्स एक्सेस पे 0%, और वाई एक्सेस पे भी 0% होना चाहिए पहला इमेज। दूसरा इमेज जो मेरा है वो एक्स एक्सेस पे मेरा होना चाहिए 50%, वाई एक्सेस पे मेरा 0% होना चाहिए, और तीसरा जो मेरा इमेज है वो एक्स एक्सेस पे 100% होना चाहिए, और वाई एक्सेस पे मेरा 0% होना चाहिए। ये मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि ये मैंने क्यों किया है। ये देखें कि मेरा जो पहला इमेज है ये वाला इमेज, ठीक है, एक्स एक्सेस मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 33.3% बन रहा है, और वाई एक्सेस मेरा ये वाला है। ठीक है, तो वाई एक्सेस मैंने जो है ना कि क्या किया, 0% रखा कि मेरा वाई एक्सेस 0% ही रहे। ठीक है, उसके बाद फिर 33 से इमेज शुरू होगा, फिर आगे 33 तक जाएगा इमेज। ठीक है, क्योंकि मैंने इमेज की जो विड्थ रखी थी वो 33% रखी थी, उसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया था। तो फिर मेरा इमेज जो सेकंड इमेज होगा वो एक्स एक्सेस कहाँ से शुरू हो, 33 पॉइंट से शुरू हो। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला
जो मेरा इमेज होगा वो मेरा 100% मीन्स कि वो एक्स एक्सेस जो इसका ये आखिरी जो हिस्सा रह गया है वो 100% यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसकी इस तरह सेगमेंटेशंस की है। मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 3 इमेजेस यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप बैकग्राउंड्स को डिफरेंट जो है ना कि अपनी उनको पोजीशंस उनकी पोजीशंस को भी मैनेज आप कर सकते हैं। तो पोजीशन में कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मान लें कि आप चाहते हैं कि अब हमने 3 इमेजेस तो हमने यहाँ पे लगा दी हैं, एक चौथा इमेज भी मैं लेके आना चाहता हूँ जो कि इसके ऊपर है। ठीक है, और उसकी मतलब अलाइनमेंट करूँ मैं उसको लेफ्ट साइड पे भी लेके आ सकता हूँ, राइट साइड पे भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, उन सब जगह पे तो वो बनाते हैं। ठीक है, उसकी भी आप देख लें, इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो सबसे पहले मैं ये 2 इमेजेस को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं एक 2 इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ इमेज, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने एक और इमेज ले लिया, और इस बार मैं इमेज जो ले रहा हूँ वो ये ईगल वाला ले रहा हूँ। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन आप देखें यहाँ पे PNG आ रहा है। अगर आपको एक्सटेंशन की नहीं समझ आ रही तो प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, तो PNG आ रही है। तो एक इमेज मैं ये भी ले लेता हूँ ईगल का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईगल। ठीक है, और PNG। ठीक है, याद रखिएगा जो आप इमेज सबसे ऊपर लेके आना चाहेंगे तो उसको सबसे आप ऊपर लिखेंगे इमेज। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। जी, कॉमा लगाने के बाद अब इसका जो साइज है, मेरा जो फर्स्ट वाला है वो है इमेज 1 का, और जो सेकंड वाला है वो मेरा इमेज 2 का है। तो जो फर्स्ट वाला है मैं चाहता हूँ कि ये ईगल होना चाहिए, कोई तकरीबन 250 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, और उसके बाद जो मेरा सेकंड वाला इमेज है वो मेरा होना चाहिए कवर। ठीक है, कवर मीन्स कि पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है, और इसकी पोजीशन को भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद अच्छा, अब पोजीशंस मैंने आपको पिक्सल का भी बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको पोजीशन का परसेंटेज का भी बता दिया। इसके अलावा पोजीशन आप प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ़्ट, कि मेरा ईगल लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, और दूसरा इमेज जो मेरा है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 0% होना चाहिए। ठीक है, कॉमा। अब मैं चेक करना चाहता हूँ तो रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे एक ईगल भी आ गया। अब इस ईगल को मैं राइट पे भी लेके आ सकता हूँ, मिडल भी लेके आ सकता हूँ, ऊपर भी लेके आ सकता हूँ, और नीचे भी, हर जगह मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी पोजीशन के ज़रिए। यहाँ पे लेफ़्ट है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट, तो आप ये देखेंगे कि ये राइट में चला गया, ये देखिए। ठीक है, तो डिफरेंट है। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने ये चेक करनी है, इसमें आप देखेंगे कि आपको नई से नई चीज़ मिलेगी। तो आज का लेक्चर इतना बहुत है। तो दोस्तों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हमने बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड साइज की कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, आज हमने वो पढ़नी है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में बताया था। तो चीज़ें मैं जितनी भी जो पिछली लेक्चर्स में जो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है, इनको मैं रहने देता हूँ फिलहाल। अभी मैं इनको रिमूव नहीं करता, अभी आप इनको छोड़ दें। ठीक है, वैसे ये मैंने आपको सिखा भी दिया, इसके ट्यूटोरियल मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, लेकिन अभी आप इन चीज़ों को छोड़ें। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इन दोनों चीज़ों को कवर करना है, एक बैकग्राउंड रिपीट को और एक बैकग्राउंड साइज को। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले 3 इमेजेस ले लिए बैकग्राउंड में। ठीक है, ईगल की, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हम ईगल को ले रहे थे, उसी की मैंने 3 इमेजेस ले लिए हैं। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इमेजेस लिए हैं 300 पिक्सल की। ये देखिए मेरे यहाँ पे 300 पिक्सल की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इनकी पोजीशन ठीक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशंस, और मेरे 3 इमेजेस हैं। जो पहला इमेज है मेरा, उसको मैं चाहता हूँ कि वो मेरा लेफ़्ट ही रहे। ठीक है, और जो दूसरा मेरा इमेज है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, और जो मेरा तीसरा इमेज है वो मेरा चला जाए राइट में। ठीक है, 3 इमेजेस मैंने इनकी पोजीशन ठीक कर दी है। अब मैं इनको सेव करूंगा, सेव करने के बाद पेज को रीलोड करूंगा तो ये देखिए मेरे ये 3 इमेजेस यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब जो है मैं अगर अब जो 3 प्रॉपर्टीज़ है मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ।
तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नो रिपीट यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ठीक है। और मैं बल्कि ये बैकग्राउंड रिपीट टोटली ही ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखें सबसे पहले कि यहाँ पे क्या हो प्रॉपर्टी बनी है। ये देखें कि इमेजेस इकट्ठे आना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ बाहर भी जा रहे हैं पेजेस से, ठीक है, ऊपर से भी बाहर जा रहे हैं और मीन्स कि रिपीट बार बार हो रही हैं, ठीक है। तो समझ नहीं आ रही कि मतलब कि जितने भी पिछले इमेजेस हैं उनकी भी नहीं समझ आ रही सही तरीके, सारे इमेज इकट्ठे हो गए हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं लिख लेता हूँ राउंड, मैंने जैसी राउंड की एक प्रॉपर्टी यूज़ की, सेव किया, सेव करने के बाद आप देखें कि मेरे इमेज जो है वो मीन्स कि इन्होंने जो है वो थोड़ा इन्होंने सेट कर दिया इमेजेस को, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन अब आप देखें कि इसकी स्पेसेस ठीक नहीं है, कुछ इमेजेस बाहर जा रहे हैं और ये थोड़ा इन्होंने खींच लिया, जो कि इमेज काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसकी जो विड्थ है वो कम लग रही है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इन्होंने ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से इमेज कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये आप देखें ईगल को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप तो आप ये देखें कि मेरा इसका जो साइज़ है वो उसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्पेसेस यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे स्पेसेस यूज़ करूँगा, सेव करूँगा, उसके बाद देखें अब इमेज के जो एक्चुअल जो साइज़ है उस हिसाब से इसने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। ये देखें इसकी एडजस्टमेंट कर दी, इसमें भी कुछ इमेजेस बाहर निकल रहे हैं, ये नीचे देखें, लेकिन क्या कि इसने उस इमेज की जितनी भी उसकी एडजस्टमेंट इन सब इमेजेस की कर दी, ठीक है। अब ये इक्वली जो है यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कंटेंट की, ठीक है। जब मैं यहाँ पे कंटेंट यूज़ करूँगा, कंटेंट मेरे ख्याल में मैंने इससे पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ये बिगड़ जाएंगे फिर इमेजेस। ये देखें इकट्ठे आना शुरू हो गए हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम कंटेंट भी कहीं किसी जगह यूज़ करते हैं, किसी जगह हम स्पेसेस यूज़ करते हैं और किसी जगह हम राउंड यूज़ करते हैं, और कहीं पर हम कवर भी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड साइज़ के लिए। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा। जी दोस्तों, तो आज हमने बॉक्स शेडो के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो है ना कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरे पास मैंने एक CSS की फ़ाइल ली हुई है, जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका था पहले, उसी मतलब कि जो जितने लेक्चर्स में हमने स्टार्ट की हुई थी उसी फाइल को, ठीक है, main.css के नाम से। और उसके बाद बाकी एक और मेरे पास फाइल है इंडेक्स की, index.html। तो आज जो मैं हमारा टॉपिक होगा वो बॉक्स शेडो से रिलेटेड होगा, कि अगर आप के पास CSS में बॉक्स आ जाए कहीं पे, ठीक है, या आपके पास कोई फुटर आ जाए, ठीक है, तो अगर आपने उनको शेडो प्रोवाइड करना है, मींस कि इनर शेडो और आउटर शेडो, तो वो आप कैसे करेंगे, तो इंतहाई आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले, और डिव को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और डिव के अंदर मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ डिव को, ठीक है। और इस आईडी का नाम मैं लिख लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। तो HTML की फाइल में मैंने सिर्फ ये चीज़ सिर्फ यही चीज़ लिखी है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं CSS की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं आईडी बॉक्स लूँगा। आईडी बॉक्स लेने के बाद इसके अंदर मैं विड्थ इसकी दे देता हूँ 250 पिक्सल, और इसके बाद हाइट मैं इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल। हाइट देने के बाद बैकग्राउंड कलर भी मैं इसको दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इस फाइल को भी मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बॉक्स बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। अब मैं इसके ऊपर शेडो जो है ना कि बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनर शेडो सिखाता हूँ, देन जो है ना कि मैं आउटर शेडो पे आऊँगा। तो मैं दोबारा इस पे जाता हूँ। शेडो के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो। और उसके बाद
सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखूँ इनर। जब भी हम यूज़ करते हैं उसके लिए जब भी इनर शेडो हम इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इनसेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, इनसेट। और इसके बाद वर्टिकली वो मेरा 0 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, और हॉरिजेंटल भी 0 पिक्सल होना चाहिए, और ब्लर मेरा होना चाहिए कोई 12 पिक्सल, ठीक है। और कलर मैं कर देता हूँ येलो, क्योंकि येलो रेड पे सही नजर आएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये आप देखें, मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी, मैंने इस पूरी प्रॉपर्टी को सेव किया। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ तो आप ये देखें, इसके ऊपर यहाँ पे देखें शेडो जो है वो ब्लर होना शुरू हो गया है। ये देखो आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा और भी ज़्यादा कर देता हूँ, तो मैं वर्टिकली कर देता हूँ इस पे 10 पिक्सल, और हॉरिजेंटल भी मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ, और शेडो जो है मैं कर देता हूँ 17 पिक्सल, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ तो आप अब देखें कि मेरा वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है वो यहाँ से ऊपर से मीन्स के शेडो मेरा आ रहा है इनर साइड। तो इसी तरह आउटर अगर आपने शेडो लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये कीवर्ड रिमूव हम कर देते हैं। बाकी उसी तरह ही हमने वैल्यूज़ लिखनी है जो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इसमें से जो ये थर्ड वाला है ये बेसिकली आपका क्या करता है, ये ब्लर करता है, जो कि मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चेक करते हैं तो अब ये देखें मेरा ये जो शेडो है ये आउटर साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप कलर को रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप कलर नेम के जरिए कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने देखे इसका नाम लिखा है रेड, ठीक है। और इसी तरह आप दूसरा आपके पास ये मेथड है कि आप कलर को डिफरेंट कोड भी दे सकते हैं, ठीक है। कोड के जरिए भी आप कलर जो है ना कि यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि RGB के जरिए भी कर सकते हैं, और RGBA के जरिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जो है ना कि डिफरेंट कलर्स के कोड्स हैं और डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो एक होता है कलर नेम, ठीक है, कि नाम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना CSS में, और दूसरा क्या, और कोड के ज़रिए रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये दोनों आज मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा RGB के ज़रिए भी यूज़ होता है। ये RGB का ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब जो है ना कि आपने ये नाम, अगर आपको नाम नहीं आते, ठीक है, कलर के, सॉरी, अगर आपको जो है ना कि कलर के कोड का नहीं पता, ठीक है, तो दो तरीके हैं। या तो आप गूगल से सर्च करें, ठीक है, CSS की कलर के जितने भी कोड्स हैं वो सर्च करें, या फिर अगर आपके पास फोटोशॉप है तो फोटोशॉप पे भी आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको फोटोशॉप का बताता हूँ। ये देखिए मैंने फोटोशॉप ओपन किया। उसके बाद ये जो यहाँ पे रिबन आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कलर वाले जो दो बॉक्सेस आ रहे हैं, तो आप जो है ना कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर का एक जो है ना कि मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप नीचे देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है ना कलर के कोड आ रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी कलर देंगे तो ये डिफरेंट जो है कोड आपको कलर अकॉर्डिंग टू कलर्स आपको जो है ना कि यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना कि ये कोड ले लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी यहाँ से किया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक और बात, जब भी आप कलर को कोड में लिखेंगे तो उसके साथ हैश आपने लाजमी लगाना है। हैश लगाएंगे तो तब जाके जो है ना कि ये उसको रीड करेगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब देखें, ये देखें जो है ना कि इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये सबसे ज़बरदस्त मेथड है। लोग सबसे ज़्यादा जो कलर्स यूज़ करते हैं वो कलर कोड के जरिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास 6 डिजिट का होता है, ठीक है, जिनमें से आपके पास जो है पहले दो होते हैं वो रेड होते हैं, दूसरे जो दरमियान वाले होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं वो आपके पास ब्लू होते हैं, ठीक है। और ये आप अगर इसकी तमाम वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, जब 0 करेंगे तो अब आप इसका रिजल्ट देखें कि आपके पास जो है ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी थे वो ब्लैक में हो गया। ग्रीन भी आपका ब्लैक, और इसके अलावा रेड भी ब्लैक, और इसके अलावा आपके पास
ब्लू भी ब्लैक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन सबको वन वन करेंगे तो डिफरेंट कलर आएगा, और टू टू करेंगे डिफरेंट कलर आएगा। तो इस तरह जो है कि ये कलर के वो है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ये आरजीबी कलर पे। आरजीबी कलर्स पे क्या होता है कि सबसे पहले आप इसकी वैल्यू देते हैं, ठीक है, 255 255 255। अब ये तीनों जगह मैंने 255 दिया है, इसका ये मतलब है कि ये वाइट कलर है, ठीक है। इस तरह मैं वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अभी 255 वाले जो कलर्स थे वो ये देखें वाइट में आ रहे थे, ठीक है, पैराग्राफ के। अब मैंने पैराग्राफ में 100 कर दिया, तो अब आप देखें कि ये जो है कलर इनका पिंक में आना शुरू हो गया, ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। और इसी तरह एक और हमारे पास आ जाता है कलर में, एक और हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है आरजीबी ए आ जाता है। आरजीबी ए ए स्टैंड फॉर होता है अल्फा, ठीक है। मींस कि आप एक और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 220, ठीक है। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब आप देखें कि पैराग्राफ में ट्रांसपेरेंसी भी हल्की सी आ रही है, ठीक है। तो कलर्स का जो है ना कि ये यूज होता है सीएसएस में, ठीक है। इसके अलावा और भी कलर है, एचएसएल कलर है, और भी काफ़ी कलर्स है, लेकिन जो कलर्स इंपॉर्टेंट है मैंने आपको आज वही बताए हैं। और ज़्यादातर वेबसाइट्स में हर जगह यही कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और नीचे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।